जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं आज हमारे चैनल पर लेक्चरेट सीरीज की पहली वीडियो। लेक्चरेट सीरीज क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट होता है, जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है, वो एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्लियर कर लेता है। बट जब बात आती है एसएसबी की, उसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो होता है लेक्चरेट। ठीक है, और लेक्चरेट डिलीवर करना 3 मिनट के लिए कई बार बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है। अब ये टफ होता क्यों है? बेसिकली इट्स नॉट लाइक दैट कि यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। द थिंग इज दैट यू डोंट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग, यू डोंट हैव प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट द थिंग, अबाउट द टॉपिक। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू फंबल देयर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट योर कॉन्फिडेंस गेट लो। एंड यही चीज होती है जो हमें क्या करती है, वहां पर कहीं ना कहीं हमें बैक फ्रंट पे ढकेल देती है। तो इसी चीज को लेके कि बच्चों को कभी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हमारी एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आई है ये सीरीज। इस सीरीज की जो पहली वीडियो है वो हम देखेंगे इंडिया यूएस रिलेशन की। अब बेसिकली बात समझिए, इसमें ऐसी कंटेंट नहीं देंगे हम कि जो आपको रटना है या वो करना नहीं। कंटेंट जो होगा वो शॉर्ट टाइप में होगा, नोट्स होंगे, उसको मैं समझाऊंगा। देन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द वीडियो। आफ्टर दैट अगर आप चाहो तो लिख लो, नहीं भी चाहो तो उसके ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिख लो, एंड दैट्स इट। आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो कि समझाने का तरीका अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम इंडो यूएस रिलेशन की बात करें तो अर्ली फेज जो आता है वो आता है हमारा 1947 से लेकर 1962। क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, हम लोग आज़ाद हुए थे और कहीं ना कहीं यूएसए से हमारा जो उस समय का टाई था वो ठीक था, कोई बहुत अच्छा भी नहीं था, आइडियलिज्म था, बट डिस्टेंस हमारा मेंटेन था। क्यों? क्योंकि हमारा जो चल रहा था उस समय पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया इजिप्ट वगैरह ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम किसी भी कंट्री के क्या नहीं बनेंगे, अलाय नहीं बनेंगे। हम किसी के संग है ना ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे नाटो बन गया है, सोवियत यूनियन का उस समय चल रहा था। ठीक है, तो हम किसी भी कंट्री संग है ना अलाय नहीं बनेंगे। हम अलाय रहेंगे, मगर कैसे वाले रहेंगे? जिसमें है ना डिफेंस नहीं आता हो, इसमें सिक्योरिटी का किसी भी प्रकार का वो इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेटली यार, वी आर सोवरेन कंट्री। अब नाटो कंट्रीज हैं, अगर किसी उनका आर्टिकल भी कहता है कि अगर कोई एक कंट्री पे हमला होगा तो वो सारी कंट्री पे हमला माना जाएगा, फिर वो सारी कंट्री लड़ेंगी। ये सब चीज़ें हम नहीं करना चाहते थे। तो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था जो कि इन लोगों को पसंद नहीं था। एंड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस द यूएसए सपोर्टेड इंडिया डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली खूब सपोर्ट किया। आप लोगों को मालूम होगा उस समय पे एक फूड एड जो है दी थी यूएसए ने, जिसको है ना PL480, और डेवलपमेंट को लेके भी असिस्टेंस दिया था। फूड एड में क्या था कि वहाँ के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डोनेट करी थी। क्योंकि इंडिया पर उस समय देखो 1947 में कहीं ना कहीं हम लोग है ना एक बहुत ही लंबे समय से जो एक घाव था, उस घाव को हम ठीक कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जब हमने वो जो कीटाणु थे वो हटा दिए थे, मगर वो घाव जो था अब उसको ठीक करने की बारी थी। उसको ठीक करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें बाहर से कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। बाहर से हमें बहुत सारी एड की ज़रूरत भी थी और हमें वो दी भी थी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट वाइल द यूएसए लेड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। अब उस समय पे चल रहा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है कि है ना बेसिकली इंडिया और जो हमारा सॉरी यूएसए और सोवियत यूनियन, ये डायरेक्टली आमने सामने नहीं थे, मगर इन लोगों में है ना कोल्ड वॉर क्या होता है, एक मन में है ना मतभेद होना। ठीक है, मनभेद होना, ये सारी चीजें थी। तो उस एरा को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है। कैपिटलिस्ट ब्लॉक बोले तो दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट वाली वो होती है जिसमें है ना जो मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन सबका वहां पर क्या चलता है, एक तरीके से दबदबा चलता है। सोशलिस्ट में होता है वो गवर्नमेंट का दबदबा चलता है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था। ठीक है, और हम उसमें जाना नहीं चाहते थे। मगर इसके साथ ही पीएम जवाहरलाल नेहरू मेंटेन फ्रेंडली बट इंडिपेंडेंट रिलेशन। इंडिपेंडेंट बोले तो वी आर स्टिल अ सोवरेन कंट्री। तो मतलब अगर हमारे डिसीजंस हैं तो वो किसी भी कंट्री पे क्या नहीं होंगे, कोई भी कंट्री उसको उस पर मतलब हमारे ऊपर थोप नहीं सकती अपना डिसीजन कि नहीं हम कैपिटलिस्ट कंट्री है, हमारा हमारी तरह से चलना पड़ेगा आपको। नहीं, हम सोवरेन हैं, हम खुद के डिसीजन खुद से लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी उस समय पे। इसके आगे कोल्ड वॉर टेंशन हुई 1962 से लेकर 1991। थोड़े से है ना हमारे रिलेशन जो थे थोड़े से तने तनाव आया। क्योंकि देखो इस समय पे कई सारी चीज़ें थी। 1971 में है ना हमने है ना हमारा पाकिस्तान वाला मैटर भी हुआ था, जो ये जो अभी उफन रहे हैं बांग्लादेशी, इनको स्वाधीनता हमने ही दिलाई। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय पे क्या था कि यूएसए ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और इधर पे रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो थोड़ा सा अलाइनमेंट था वो चला गया रशिया की तरफ। इनको ऐसा लगा, और रशिया की तरफ अगर गया भी तो वही चीज़ थी जो यूएसए से और हमारे जो रिलेशन थे उधर पे तनातनी हो गई थी। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे, इंदिरा गांधी जी भी गई थी, वो वापस लौट के भी आ गई थी। ठीक है, तो ये सारी आयरन लेडी उन्हें हमको बोलते हैं। तो 1962 इंडो चाइना वॉर, यूएसए सपोर्टेड इंडिया मिलिट्री
लेटर यूएसए डेवलप्ड क्लोज टाइज विद पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान के साथ चला गया। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान, सेंट यूएसएस एंटरप्राइज टू द बे ऑफ बंगाल। अब एक सबमरीन भेजी इस व्यक्ति ने, इस यूएसए ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या था कि ये इंडिया को हार्म करने का एक मकसद था, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो कि है ना, इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर, 1971 में हमारी ट्रीटी हुई। तो ये भी चीज क्या हुआ, एक तरीके से है ना, इनको ये लगा कि इंडिया अलाय बन रहा है यूएसएसआर का, ठीक है। मगर उस समय पे सोवियत यूनियन ने हमारी बहुत हेल्प करी, और रशिया से आज जो हमारे टाइज हैं वो ऐसे ही नहीं है, हंसी मजाक के नहीं है, बहुत पुराने और बहुत परखे हुए। समय समय पे जब चीजें खराब थी तब भी यूएसएसआर हमारे साथ था, जब हम पे कुछ नहीं था। तो ये वैसे टाइज है हमारे, ठीक है, वैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इंडिया पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था। तो इससे इसने इसमें क्या किया था कि यूएसए ने हम पे कई सैंक्शंस लगा दिए थे। सैंक्शंस जैसे कि अब जाहिर सी बात है, डॉलर का डोमिनेंस है, तो ये सैंक्शन सब पे लगा देते हैं कि भाई जो इससे ट्रेड करेगा हम उससे नहीं करेंगे, हम उससे ये चीज़ नहीं लेंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेड पे भी असर पड़ जाता है दूसरी कंट्रीज के, ठीक है। अब दूसरी चीज, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा रीसेट, मतलब देखो 1991 में जब यूएसएसआर क्या हुआ, टूट गया और अलग अलग उसमें बट गया, रशिया बन गया, ठीक है। तब क्या हुआ, 1991 से लेकर 2004 तक हमारे थोड़े से रिलेशनशिप अच्छे हुए। कैसे हुए कि एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम लेके आए। तो उससे क्या हुआ, जो यूएसए की कंपनीज है वो हमारे यहाँ आने लगी। अब कैपिटलिस्ट कंट्री है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ की जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोग यहाँ पर आके कंपनी सेटअप करने लगे, उनके लिए इंडिया का मार्केट खुल गया और वो लोग अपना सामान बेचने लगे, और इससे इनको क्या हुआ, प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मिला तो कहीं ना कहीं हमारे जो टेंशन थे वो ईजी हुए और थोड़ा सा चीज़ें सुधरी। मगर फिर एक और चीज़ हुई, जो हुई पोखरण 2 1998 में, और इसके कारण क्या हुआ, फिर से इनने सैंक्शंस लगा दिए। पोखरण 2 होना सबने देखी होगी, वो मूवी जो आई थी पोखरण के ऊपर, ठीक है, परमाणु। तो परमाणु जो बॉम्ब हमने बनाया, जो पोखरण 2 हुआ, उसके बाद यूएसए ने हम पे फिर से बहुत सारे सैंक्शंस ला दिए। अब यही सैंक्शंस लादने के कारण चीजें उस समय पे बिगड़ी। मगर फिर अगले में क्या हुआ कि हमारा जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च की गई, किसके संग, हमारे इसके संग, यूएसए के संग। तो बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हम लोगों ने, थोड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो उधर गए, वहाँ से उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए, सारी चीज़ें हुई। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे आप जानते ही हो कितना बड़ा फ्रेमवर्क, जो 123 एग्रीमेंट हुआ वो साइन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो 2005 से लेकर 2008 में हुई, 3 साल इसको लग गए थे पूरा फाइनलाइज होने में। रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, रिकग्निशन मिला हमें, और इसके साथ ही एंडेड इंडिया न्यूक्लियर आइसोलेशन, जो हमें आइसोलेट कर रखा था कि इंडिया को न्यूक्लियर, अगर ये मतलब ये लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं तो इन लोगों का हमें ना यूरेनियम नहीं देंगे, इन लोगों का एक एनएसजी ग्रुप है, तो हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो इस चीज से हमें एकदम आइसोलेट कर रखा था। तो वो सारी चीजें हटाई गई, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन जो था वो एक्सपेंड हुआ, थोड़ा हुआ था ना, हमारा जो चीनों का, और ये सारी चीजें हम जब पढ़ते हैं तो ये वहां से हमने जो चीजें ली हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कहीं ना कहीं हमने डिफेंस में है ना थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे इनके संग एंगेजमेंट दिखाना शुरू किया, ठीक है। यूएसए सपोर्टेड इंडियाज राइज एज अ रीजनल एंड ग्लोबल पावर। अब ये चीज़ जो है ना, सपोर्ट तो इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से राइज कर रहा था उस समय पे। अब चाइना को काउंटर करने के लिए कौन चाहिए, तो भाई उधर और कौन है, तुम रशिया को सपोर्ट कर नहीं सकते, रशिया चाइना एक हो रहे हैं, तो अब वेस्ट को आप सपोर्ट कर नहीं सकते, तो किसको करोगे, इंडिया को करोगे। तो इंडिया को इनने उस समय पे सेल करी। देखो इसके पीछे भी ना इनका एक बहुत बड़ा रीजन था, ये कोई फ्री में नहीं कर रहे थे, सबका है ना एक है ना वो होता है, अपना अपना है ना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इन जियोपॉलिटिक्स। ग्रोइंग कॉपरेशन इन डिफेंस में ग्रो हुआ, कॉपरेशन हमारा ट्रेड में हुआ, एजुकेशन में हुआ, टेक्नोलॉजी में हुआ, तब जाके चीज़ें हमारी जो 2005 से लेकर 2011 तक, 2016 तक सुधरी है। अब अभी का जो फेज है उसका बताऊं तो 2017 से लेके अभी की जो पार्टनरशिप है, तो ये बहुत ही अच्छा फेज हुआ। अभी बीच में रिसेंटली हमने देखा कि है ना 50% सेंक्शन हो गया हम पे। थोड़ी सी चीज़ है, वो क्या है, वो डोनाल्ड ट्रम्प जी के मन में एक वो चीज़ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मागा करके ये जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये कोई मतलब का है नहीं, तो इसको लेके ना किसी पे भी कुछ भी सेंक्शन थोप देना, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करना, ये सारी चीज़ें कर रहा है यूएसए, मगर ठीक है कोई बात नहीं। Strong convergence against China's assertiveness, along with that key development like हमारा क्वाड हुआ, इंडो यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया, इसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स होने लगे, लेमोआ हमने साइन किया, कॉमकासा साइन किया, बैका साइन किया, ये हम आगे अभी देखेंगे। कॉपरेशन हुआ इंडो पैसिफिक में, डिफेंस
मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस में, क्लीन एनर्जी में बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स बनाने में हमारा, जो हम सेमी कंडक्टर्स बनाना चाहते हैं, लाइक अभी आपने सुना होगा विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जो अभी हमने लॉन्च किया। तो इन सब चीज़ों में भी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूएसए सपोर्टेड इंडियाज रोल इन यूएनएससी रिफॉर्म्स। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिफॉर्म्स में भी यूएसए ने हमें खूब सपोर्ट किया है। और कुल मिला के जो परमानेंट सीट की बात है और ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा यूएनएससी में रिफॉर्म्स की जरूरत भी है। क्या होता है, लॉ इज द चेंज ऑफ नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं होता, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर होता है। ठीक है, तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर मतलब समय के साथ प्रकृति जो है बदलाव करती है और ये लॉ है। ठीक है, तो बदलाव जो होना चाहिए ये जरूरी है, बदलाव समय के साथ होगा तभी जो चीज़ें हैं कंटेम्प्रेरी चीज़ें उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। मगर यूएनएससी में बहुत टाइम से बदलाव ही नहीं हुआ है। बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि अब पहले वाली चीजें नहीं है, पहले वाले पावर ब्लॉक्स नहीं है, अब पावर ब्लॉक्स शिफ्ट हो गए हैं, जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। तो यूएनएससी को भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और इंडिया इसका बात बोलती है तो यूएसएनएस को सपोर्ट किया है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिकल कॉपरेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल कॉपरेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि म्यूचुअल विजिट्स एट द लीडरशिप लेवल। अब लीडरशिप लेवल बोले तो प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे, उनके प्रेसिडेंट हो गए। तो कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो एनुअली होती हैं, और देखेंगे अगर हम तो क्वाड की मीटिंग हो गई, इसके साथ साथ G20 हो गई, इसके साथ साथ हमारा जो इंडो यूएस जापान ट्राइलेटरल मीटिंग होती है, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होते हैं, हमारे यहाँ के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, सुप्रीम लीडर वैसे तो हमारे के प्रेसिडेंट हैं, मगर अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, जो कुल मिला के हमारे देश की है ना सारी चीज़ें संभालते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उधर से प्रेसिडेंट आते हैं। ये लीडरशिप मेन जो लीडर्स होते हैं एक कंट्री के, ये लोग यहाँ पर मिलते हैं और ये लोग क्या करते हैं, लीडरशिप मतलब जो लीडरशिप मीटिंग्स होती हैं वो होती हैं। तो पॉलिटिकल कॉपरेशन यहाँ से हमारा बढ़ता है। इट द आउटकम्स जनरेटेड बाय दीज विजिट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपिंग द मल्टी फेसेटेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। कुल मिला के कि है ना, ये जो मीटिंग्स होती हैं ये हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, एक दो कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप की। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें अभी G20 समिट हुई, कहाँ पर हुई, अफ्रीका में हुई, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कौन नहीं आया, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। बेसिकली वो थोड़ा साउथ अफ्रीका से खिन्न भिन्न चल रहे हैं अभी। मगर इंडिया में हुई थी तो वो आए थे ना। ब्राज़ील में हुई थी तो वो आए थे, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, ये लोग मिले भी थे। तो इसमें क्या होता है, अब G20 समिट में ऐसा नहीं है कि G20 समिट हो रही है तो सब लोग एक ही साथ मिलेंगे, नहीं। ये पीछे है ना अपने बायलेटरल मीटिंग्स भी करते हैं, बायलेटरल टॉक्स भी करते हैं। मेन चीज़ जो है समिट्स का यही होता है कि जो सारे जितने भी G20 के मेंबर्स हैं ये लोग आपस में है ना बातचीत करें और जो भी है मीटिंग्स वगैरह करें, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और पॉलिटिकल कॉपरेशन की बात करूँ तो इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो जाते हैं वो, और या फिर वो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी होते हैं और जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनके बीच में मीटिंग्स होती है। इंडिया यूएस कॉमर्स डायलॉग। कॉमर्स में क्या होता है, हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के वो जाते हैं, और वहाँ से जो मिनिस्टर हैं वहाँ के या सेक्रेटरी हैं वो यहाँ आते हैं, या फिर है ना कहीं पर भी, मतलब मीटिंग तो कहीं पर भी हो सकती है, एक बार अमेरिका में हो गई, एक बार इंडिया में हो गई, मतलब ये मीटिंग जो है एनुअली होती है। ठीक है, इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप, इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ से जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के ट्रेजरी के तो वो आते हैं। ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ें इनकी मीटिंग होती हैं। ठीक है, इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, तो हमारे जो ट्रेड वगैरह का जो देखते होंगे वो जाते हैं यहाँ से, जो वहाँ से जो है वो ट्रेड वाले हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं। तो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स हैं ये। सिमिलरली इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, और हमारे के जो एनर्जी और ये पेट्रोलियम वाले जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, जो भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, तो ये जाते हैं, ये मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ के जो पावर एनर्जी पावर डिपार्टमेंट है, जो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, तो वो लोग मिलते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी है जो, ये लोग मिलते हैं आपस में। अब ये सारी मिलना क्यों, मिलते हैं तो कुछ ना कुछ आउटकम निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिल लिया, हाय हेलो कर लिया, खाना खा लिया, नहीं चलिए बस, ऐसा नहीं। मिलते हैं तो ट्रेड डील्स होती हैं, एनर्जी डील्स होती हैं, फाइनेंस पे बात होती है। ठीक है, हमारे फॉरेन जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी पे बात होती है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, होमलैंड सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूँ तो हमारे होम मिनिस्टर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिफेंस की बात करूँ तो डिफेंस के सेक्टर में यूएस एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया के साथ। डिफेंस रिलेशनशिप हैज बीन इमर्ज्ड एज अ मेजर पिलर ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंटेंसिफिकेशन इन डिफेंस ट्रेड, जॉइंट एक्सरसाइज, पर्सनल एक्सचेंजेस एंड
कॉपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर पायरेसी। पायरेसी आज की डेट में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि पायरेट्स के बारे में आपने सुना होगा। ये लोग क्या करते थे कि है ना, जो दूसरे देशों के जहाज होते हैं इन पे चढ़े जाते हैं, इनको लूट लेते हैं। तो इस चीज़ को लेकर काउंटर पायरेसी हो गई। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कॉपरेशन हो गई मैरीटाइम सिक्योरिटी में। मैरीटाइम सिक्योरिटी बोले तो जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें कॉपरेशन हो गया, लाइक क्वाड बना। तो ये किस लिए बना, इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, लॉ और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और मतलब एक तरीके से कि सभी लोग है ना तरीके से चलें उस चीज़ के लिए ना, है ना। तो इन सब चीज़ों का हो गया। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी है किस चीज़ में, हमारे डिफेंस ट्रेड में। हम कुछ सामान भेजते हैं, वो कुछ सामान हमसे हम उनसे कुछ सामान लेते हैं। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइजेज हो गई, पर्सनल एक्सरसाइज। अभी आपने सुना होगा चीनोक हेलीकॉप्टर जो है हमारा अपाचे, सॉरी अपाचे हेलीकॉप्टर की है ना अभी पूरी वो आई है, जो हमने मतलब डील हुई थी उसमें लास्ट अपाचे हेलीकॉप्टर जो था वो भी अब इन्होंने हमें डिलीवर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा GSOMIA ये हमारा पहला ऐसा वो था, बोले तो एक तरीके से डील थी जो साइन हुई थी 2002 में। और इसी डील के कारण जो है ये लेमो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट, इसमें क्या है लेमो, अभी आपने रेलोस सुना होगा कि रसिया के संग हमने एक एग्रीमेंट किया है लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट का। ठीक है, सेम चीज़ है लेमो। लेमो में क्या है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे पैसिफिक में या अटलांटिक ओशन में, और हम अगर वहाँ जाते हैं, हमारी नेवी को, एयरफोर्स को या हमारे आर्मी को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर उन्हें जरूरत पड़ती है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में, हमारे बेसिस की जरूरत पड़ती है, दे कैन, बट लॉजिस्टिक सपोर्ट नॉट मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉमकासा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट बेसिकली ये क्या है, इसमें क्या है, हमारे और उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं या हमारी जो मिलिट्री है इनके आपस में, ये लोग हमको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा जो है ना कॉमकासा से एक बहुत ही अच्छा है ना मतलब बिना किसी उसके प्रॉब्लम के हम उनसे है ना सेफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जो भी हमारी इंटेलिजेंस होती है उसको शेयर कर सकते हैं। और ये चीज़ हमें है ना हेल्प करती है। अब जैसे हमें कुछ मालूम पड़ा यूएसए के बारे में तो हम अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर देंगे, उनको मालूम पड़ा तो हम हमें शेयर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफेंस टाइज को और मजबूत बनाती हैं। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये बेका भी साइन हुआ इन 2016। द यूएस रिकॉग्नाइज इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर विच कमिट्स द यूएस टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद इंडिया। अब 2016 में जो इंडिया था, यूएसए ने इंडिया को टायर 1 में रखा, मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया। मेजर डिफेंस पार्टनर से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डिफेंस जो पार्टनर डिफेंस ट्रेड है उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा योगदान है। हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यूएसए से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें मिलती है क्या, प्रायोरिटी ओवर अदर कंट्रीज। ठीक है, तो अगर आप मेजर डिफेंस पार्टनर बनते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें प्रायोरिटीज मिलती है। और हमें फिर क्या मिलता है, सेम वही उसी तरीके से डील करेंगे जैसे वो अपने क्लोजेस्ट अलाइज या पार्टनर से डील करता है। और एक तरीके से हम बोले तो क्लोजेस्ट अलाई या पार्टनर हम भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है जैसे टाइगर ट्रायम्फ होती है, तो किसके बीच में होती है, यूएस आर्मी के बीच में और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इन लोगों के बीच में होती है। ठीक है, वज्र प्रहार जो हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्स, जो यूएस की स्पेशल फोर्स है और हमारे पैरा एसएफ है उनके बीच में होते हैं। युद्ध अभ्यास हो गया, लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, इसमें इंडिया और यूएस के बीच में अगर सबसे लार्जेस्ट अगर कोई डिफेंस वो चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, तो वो युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा कोप इंडिया एयरफोर्स यूनिट्स के बीच में होता है, हमारी इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड के बारे में सबने सुना होगा, क्वाड कराती है। ठीक है, और क्वाड में ना चारों आते हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हमारा ये यूएसए और हम इंडिया। तो मालाबार हम चारों के बीच में होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे हमारा डिफेंस कॉपरेशन को और बूस्ट करती हैं, एनहांस करती हैं। और इससे क्या होता है, हम दूसरों की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को उनको यूज़ करने दे सकते हैं। ठीक है, इससे हमें दूसरी चीज़ें कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंट्री के रिलेशन को बनाने में। ठीक है, अब देखो काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन और सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो द इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 2005 में। एंड द इंडिया यूएस जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन सिविल स्पेस कॉपरेशन, ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है सिविल स्पेस कॉपरेशन का, इसका काम है रिव्यू करना, आइडेंटिफाई करना कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस डेवलपमेंट है, स्पेस कॉपरेशन है, उसमें इंडिया और यूएस कितना कितना रोल निभा रहे हैं और क्या चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ठीक है, इसरो एंड नासा आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इंटेंसिफाइंग कॉपरेशन इन मार्स एक्सप्लोरेशन। ठीक है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द मार्स कॉपरेशन। और इसके अलावा मार्स का एक्सप्लोरेशन जो है उसके ऊपर ये ऑलरेडी इसरो और नासा मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट चला ही रहे हैं। हीलियो फिजिक्स के ऊपर भी चला रहे हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की हमारे ह्यूमन इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये जो हम व्योमनॉट्स बोलते हैं, वो जाएं यूएस, वो मतलब कहाँ जाएं, अंतरिक्ष में जाएं। तो इसके ऊपर भी प्लान चल रहा है। और रिसेंटली भी आपने देखा भी होगा शुभेंदु शुक्ला को
तो ये भी गए थे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से मेरी वीडियो जा चुकी है 19 मिनट की। ठीक है, 19 मिनट की वीडियो मैंने कहीं यहाँ तक बना दी है। ठीक है, अब अगर मुझे इस कंटेंट को लेकर 3 मिनट बोलना है तो मैं बहुत आराम से बोल लूँगा। अब देखो, इंडिया डायस्पोरा कल्चर कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द नंबर ऑफ इंडियंस एंड इंडियन अमेरिकन इन द यूएस इज एस्टिमेटेड अराउंड 4 मिलियन। 4 मिलियन बोले तो 40 लाख लोग वहां पर है, मतलब 1% जो है जनता वो हमारे इंडियंस ही वहां पर है। ठीक है, और इसमें मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हैं वहां पर, लाइक एंटरप्रेन्योर्स जो हो गए, एजुकेशनिस्ट जो हो गए। ठीक है, ये लोग वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी को राइज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। ठीक है, तो हमारा जो मतलब इंडियन डायस्पोरा वहां पर है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनको वहां की नागरिकता भी मिल चुकी होगी। ठीक है, अब देखो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एंड द यूएस हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूएसए जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट या वन ऑफ द मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसे, फेवर्ड। ठीक है, ठीक है, इन लोगों को इतना इस चीज़ को मतलब है ना, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो लाइक करते हैं वहाँ की हायर एजुकेशन को और वहाँ जाना पसंद करते हैं। तकरीबन तकरीबन एस्टिमेट किया गया है तो 2 लाख से ज़्यादा, आई थिंक इट इज़ मेंशनड हियर, 2 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आर करंटली परसिंग वेरियस कोर्सेज इन द यूएस। क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में भी यूएस बहुत आगे है। मेडिकल के बारे में बात करें, ठीक है, साइंस के बारे में बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो इन सारी चीज़ों में यूएस जो है वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है हम लोगों से। तो वहाँ पर जाके हमारे वो पढ़ते हैं। अब चैलेंजेस और रोड ब्लॉक्स क्या है? अब चैलेंजेस कहीं ना कहीं आते हैं, हर कंट्री के साथ आते हैं। क्या होता है कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपके इंटरेस्ट मिल जाए, कई बार होता है कि सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं हो, हमारे इंटरेस्ट हो, हमारा फायदा हो, तो उधर चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे कि यूएस कैप ऑन H1B वीज़ा। अब H1B वीज़ा क्या है? ये एक वीज़ा है जो हमारे इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हैं, जो यूएस में जाके काम करना चाहते हैं, ये अलाउ करता है ये वीज़ा उन लोगों को यूएस कंपनी में एम्प्लॉय बनने का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्पेशल ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल, जो थ्योरेटिकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जिन लोगों को होती है उन लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है। मगर यूएस ने भी रिसेंटली, आपने सुना होगा, कैप लगाया था इस पर। कैप बोले तो है ना, ये लोग है ना उसको इतना कर देते हैं कि हम एक ईयर में इतने लोगों को देंगे। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियंस हैं वो वहाँ नहीं जा पाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर काम नहीं कर पाते। मगर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम वहाँ जा भी रहे हैं तो वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं? ग्रो तो आपकी इकोनॉमी कर रहे हैं, तो ये वाली भी बात आ जाती है। दूसरा, एंडिंग ईरानियन ऑयल वेवर्स फॉर इंडिया। अब अभी आपने देखा होगा B2 बम्बर आए ईरान में, बम्बार्डिंग कर गए, ये कर गए, वो कर गए। अब ये क्या था? ये बेसिकली ईरान एक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चला रहा है विद द हेल्प ऑफ रशिया, ऐसा इनका कहना है। ऐसा इनका कहना है कि ईरान विद द हेल्प ऑफ रशिया एक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चला रहा है, और उसी पावर प्रोग्राम को ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है जिसमें वो एक न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा है। तो इसी प्रोग्राम को क्या है, ध्वस्त करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और यूएस बहुत टाइम से इनको कह रहा है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, वो बंद कर नहीं रहे हैं। इस चक्कर में इनने उस पर सैंक्शंस लगा दिए। अब ईरान जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको वो फुलफिल करता है यार, हमारे लिए ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने कई बार रिक्वेस्ट भी करी उनको, ठीक है, बट वो अपनी पोजीशन पे ही रहे कि नहीं भाई हम सैंक्शन लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशिया डिफेंस इक्विपमेंट। अब रशियन डिफेंस इक्विपमेंट है, हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अगर हम बोले तो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में जितना यूएसए का सामान नहीं है उससे ज़्यादा रशिया का। Su-57, MiG-29, MiG-21, MiG-23, ये सारी चीज़ें कहाँ से है यार? ये सारी चीज़ें इल्यूशन, IL-70 कहाँ से, IL-76 ये कहाँ से है? ये सब रशिया से है। ठीक है, AK-47, ठीक है, तो ये कहाँ से? ये सारी चीज़ें, ब्रह्मोस, S-400 ये कहाँ से? रशिया से हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हो जाती है। अब रशिया का यूएस से अच्छा संबंध नहीं है। अब समझो कोई मेरा दोस्त है, उसका कोई दुश्मन है, अब मेरा उसके दुश्मन से भी अच्छी दोस्ती हो तो वो कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती को बिगाड़ेगा। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी दोस्ती है हमारी। तो वही चीज़ है, मिनी ट्रेड वॉर जो चलती रहती है। बेसिकली हमारा ट्रेड जो है इंडिया का और यूएसए का बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है। मगर प्रॉब्लम ट्रेड में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जो है ट्रेड डेफिसिट में नहीं, हम ट्रेड सरप्लस में। मतलब हम यूएसए में सामान जो बेचते हैं उससे ज़्यादा हम कमा के लेके आते हैं वहाँ से। यूएसए और हमारे बीच में ट्रेड होता है। मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैंने आपके घर से 100 रुपये का सामान खरीदा और आपने मेरे घर से 120 रुपये का खरीदा, तो 20 रुपये का जो ट्रेड सरप्लस हमारा हो रहा है वो चीज़ तो यूएसए को भी लगता है कि है ना कहीं ये लोग ट्रेड सरप्लस में है, हमारे यहाँ से पैसे भी लेके जाते हैं, सामान भी बेच के जाते हैं। मगर ऑन द अदर हैंड देखें तो ट्रेड जो हम देखते हैं ये सारी चीज़ों को नहीं मिलाते, इसमें डिफेंस नहीं आता। अगर आप डिफेंस में देखें तो उससे ज़्यादा फिर हम आपको दे ही देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिनी ट्रेड वॉर टाइप की चलती रहती है। इंडियाज हाई ट्रेड बैरियर्स। अब जो यूएसए से हम सामान इंपोर्ट करते हैं वो सामान पे हम ट्रेड जो हमारे वो हैं
क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं, टैरिफ्स। ओके हाँ, हम टैरिफ उस पर लगाते हैं, ठीक है। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर अच्छा खासा टैरिफ लगाते हैं, 25% लगाते हैं। अब उन लोगों को, सॉरी, हम लोग जो टैरिफ लगाते हैं उन लोगों को ये लगता है कि भाई ये लोग हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम इन पे टैरिफ नहीं लगाते। तो ये सारी चीज़ें, अब जाहिर सी बात है यार, हम डेवलपिंग कंट्री है, यू आर डेवलप्ड कंट्री, तो आप टैरिफ नहीं भी लगाओगे तो भी चीज़ चलेंगी, मगर हमें डेवलप करना है। हम आपकी, अगर आपके यहाँ का सामान अपने मार्केट में बिना टैरिफ के आने देंगे तो गवर्नमेंट क्या कमाएगी, कुछ नहीं। सीधा आप लाओगे और हमारी मार्केट पे कब्जा करना शुरू कर दोगे। तो यही सारी चीज़ें आ जाती है। फ्री ट्रेड डील क्या है, यही है। आप चाहते हो हमारे डेयरी सेक्टर में घुस जाओ, डेयरी सेक्टर में घुस के इसको तहस नहस कर दो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, है ना। तो यही सारी चीज़ें आगे देखते हैं। ओके, तो अगर यही सारी चीजें हैं, यहीं तक है। इंडिया एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस स्पेशली इन की सेक्टर्स। अब की सेक्टर्स क्या है हमारे, लाइक फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, जेम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इनमें हम लीड कर रहे हैं, ठीक है। इनमें हम ना यूएसए को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेंस है हमारा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं, ठीक है। हमारी ट्रेड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। तो इसी चीज़ों को लेके सारी चीज़ें। अब अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूँ तो इंडिया और यूएसए की अगर मैं बात करूँ तो यूएसए को इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वेस्ट भी इतना क्रेडिबल मान नहीं रहा है यूएसए को, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि यूएसए को नाटो नाटो से निकालो, ठीक है। दूसरी चीज़, रशिया के संग इंडिया के अच्छे टाई होना और चाइना के संग सुधरना रिश्ते, क्योंकि एससीओ समिट में हमने देखा अब कितने भी सुधर रहे हो, धीमे धीमे सुधरेंगे, नहीं भी सुधरे तो चाइना को अकेले अगर चाहे यूएसए तो टैकल नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं है ना, इंडो पैसिफिक में जो इंडिया का वर्चस्व है उसको टैकल, उसके लिए तो इंडिया की ज़रूरत है। तो यूएसए को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी और चाइना को भी, सॉरी, इंडिया को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमें भी अपने डेवलपमेंट के लिए यूएसए की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बहुत पीछे हैं, स्पेस प्रोग्राम में बहुत पीछे हैं, वहाँ पर हमें कौन हेल्प कर सकता है, यूएसए हेल्प कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों में एक दूसरे से अगर हम अच्छे डिप्लोमेटिक संबंध बनाएं और रेगुलर लेवल पे बातचीत करते रहें, डिप्लोमेसी हमारी अगर अच्छी चलती रहे, then डेफिनेटली वी कैन हैव अ वेरी गुड फ्यूचर टुगेदर, ठीक है।